ये आपका है वन्य जीव। तो शुरुआत के समय में हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल अधिक था, यानी हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में वन था और उस वनों में जीवों का भी संख्या बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे वनों का कटाई होना शुरू हो गया, यानी जंगलों का कटाई होना शुरू हो गया और जीवों को भी मार दिया गया। तो सभी तरह की जीवों का लोग शिकार करना शुरू कर दिया, चाहे वो बाघ हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो किसी भी तरह का जीव हो, लोग उसे मारना शुरू कर दिया। और हमारे देश में वन में रहने वाले जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन घटता चला गया। और इस वन जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया, जिसके तहत वन जीवों के प्रति या वन जीवों के रक्षा के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि वन जीव अधिनियम कब लागू किया गया था, तो वन जीव अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। इस वन जीव को 3 भागों में बांटा गया है। यानी ये जो वन जीव है तो उसका जो स्तर है, यानी वन जीव का जो स्तर है, उसका जो सुरक्षा को लेकर जो प्लानिंग किया गया है, या उसकी सुरक्षा को लेकर जो योजनाएं बनाई गई है, वो 3 तरह का है। एक आपका है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिएगा, एक हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये देखिएगा, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें यह है कि राष्ट्रीय उद्यान में कोई पर्यटक नहीं जा सकता है। अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो उस राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यही वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों को वन्य जीव अभयारण्य में लोग जा सकते हैं। यानी राष्ट्रीय उद्यान में कोई पर्यटक नहीं जा सकता है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटक जा सकता है। यानी वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटक को जाने की अनुमति है। तो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों को जाने की अनुमति है। अब देखिएगा, ये जैव मंडल की बात करते हैं। तो जैव मंडल जो है वो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य ये दोनों से बड़ा है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन बड़ा है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो इसमें होगा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित रहता है। यानी इस पर सरकार का नियंत्रण होता है राष्ट्रीय उद्यान पर। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य पर निजी क्षेत्रों का भी अधिकार होता है, यानी निजी कार्य का भी अनुमति मिल जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है पूर्ण रूप से, लेकिन यहाँ वन्य जीव अभयारण्य में निजी कार्यों को भी अनुमति दी जाती है। लेकिन यही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ सरकार नियंत्रण तो रहता है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण तो रहता है, लेकिन उसके बाहरी क्षेत्रों पर निजी कार्य की अनुमति भी रहता है। यानी यहाँ सरकार का जो नियंत्रण होता है वो मेन पॉइंट पे होता है, लेकिन जो बाहरी क्षेत्र होता है वहां पर निजी कार्यों की अनुमति होती है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन यहाँ निजी कार्य की अनुमति है। लेकिन यहाँ जो है उसके कुछ हिस्से पर सरकार और कुछ हिस्से पर निजी। अब देखिएगा,
राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित है, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य उतना सुरक्षित नहीं है जितना राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षित है। यानी ये ज़्यादा सुरक्षित है लेकिन ये उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एरिया है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ फैला हुआ है। अब देखिएगा, ये सरकार के नियंत्रण में है, ये तो पहले भी आपको बता दिया गया है यहाँ पे। चलिए अब आगे देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान का जो संख्या है वो 105 है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य का जो संख्या है वो 532 है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का जो संख्या है वो 18 है। तो राष्ट्रीय उद्यान का संख्या 105, वन्य जीव उद्यान का 532 और इसका हो गया 18। तो आपका एक हो गया राष्ट्रीय उद्यान, आपका दूसरा हो गया राष्ट्रीय अभयारण्य, और तीसरा हो गया जैव मंडल। तो जीवों को आरक्षित करने के लिए उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। एक राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय अभयारण्य और 3 जैव मंडल। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान कभी भी राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं बन सकता है। यानी कोई, जैसे क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान अलग है और राष्ट्रीय अभयारण्य अलग है, और कोई ये सोचे कि हम राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय अभयारण्य में तब्दील कर दें, तो कभी भी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं बन सकता है और नहीं बनता है। लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जैव मंडल है वो बहुत बड़ा है, यानी ये पशुओं के आरक्षित क्षेत्र का एक बड़ा सा मंडल है। बताया जाता है कि ये जो दोनों है वो इसमें, यानी अगर कोई जैव मंडल है तो उसमें 2-3 राष्ट्रीय उद्यान, 2-3 राष्ट्रीय अभयारण्य घुस सकता है, उसमें समा सकता है। तो जैव मंडल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब देखिएगा, 1971 में यूनेस्को के सहयोग से जैव आरक्षित क्षेत्र की योजना बनी। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को के सहयोग से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की योजना कब बनाया गया, तो 1971 ईस्वी में। अब देखिएगा, ये जैव मंडल जो शब्द दिया है, यानी इसका जो नामकरण किया है वो एडवर्ड सुयस है। अगर पूछा जाए कि जैव मंडल का नाम कौन दिया है, तो वो हो गया एडवर्ड सुयस। अब जैव मंडल का नाम कौन रखता है, उसका स्थान कौन तय करता है, तो जैव मंडल का नाम रखता है केंद्र सरकार, उसका स्थान तय करता है केंद्र सरकार। फिर से देखिएगा, ये जो जैव मंडल जो नाम है ना, वो जो जैव मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी जैव मंडल जो है वो नाम दिया है एडवर्ड सुयस। लेकिन हमारे यहाँ अगर जैव मंडल का नाम रखना है, स्थान तय करना है, जैसे नीलगिरी जैव मंडल है, तो मन्नार की खाड़ी जैव मंडल है, सुंदरबन जैव मंडल है, तो ये सब जो स्थान तय करता है और ये जो नामकरण करता है यानी नाम देता है, वो सब काम है केंद्र सरकार का। यानी वो जैव मंडल का नाम रहेगा नीलगिरी और वो क्षेत्र में है, तो वो सब तय करता है केंद्र सरकार। लेकिन वो उसका कानूनी व्यवस्था को कंट्रोल में रखता है राज्य सरकार। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम कौन दिया है, ये वर्ड कौन दिया था, एडवर्ड सुयस। लेकिन किसी देश में अगर किसी जैव मंडल का नाम रखा जाए और उसका स्थान तय किया जाए, तो वो करेगा केंद्र सरकार। लेकिन उसका कानूनी व्यवस्था यानी रख रखाव ये सब कौन करता है, राज्य सरकार करता है।
जैव मंडल को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ये जो आपका जो जैव मंडल है उसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट वाला जो क्षेत्र है ना, उसे कहा जाता है संक्रमणशील क्षेत्र। उसे कहा जाता है संक्रमणशील क्षेत्र। तो संक्रमणशील क्षेत्र में मानव का निवास होता है, उसके साथ साथ निजी कार्य का भी वहां पे इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। तो संक्रमणशील क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र जो है ये मानव के लिए उपयोगी है और निजी कार्यों के लिए उपयोगी है। अब दूसरा में अगर सेकंड में हम देखें तो वो है बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र का भी वही हाल है, नियंत्रण, उपयोग, अनुसंधान। ये भी आपका मानव के लिए ही उपयोगी है और निजी क्षेत्रों, निजी कार्यों के लिए उपयोग में आता है। और तीसरा है कोर क्षेत्र, यानी थर्ड में आपका हो गया कोर क्षेत्र। ये मानव गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है, यानी यहाँ मानव गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है, यानी यहाँ मानव कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यानी कैसे आपका यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में था कि यहाँ पे पर्यटक नहीं जाएगा, इंसान को जाने की अनुमति नहीं है। तो ये जो कोर क्षेत्र होता है वहाँ पे मानव को जाने की अनुमति नहीं होता है, वो उसको सरकार के कानून की दायरे में रखा जाता है। तो आपका जैव मंडल के 3 क्षेत्र में बाहर का 2 संक्रमण और बफर क्षेत्र पर मानव निवास कर सकता है, निजी कार्य कर सकता है, लेकिन जो बीच का जो क्षेत्र होता है ना, कोर क्षेत्र, वहां पे मानव को जाने की अनुमति नहीं है, पर्यटकों की जाने की अनुमति नहीं है। वो सरकार के कानूनी व्यवस्था में रहता है, जहाँ पे जंगली जानवर निवास करता है। हमारे भारत में कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र है। हमारे भारत में अब तक कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र है, जिसमें 10 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में जोड़ा है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो 18 है। उस 18 में से यूनेस्को ने कितने को विश्व विरासत सूची में जोड़ा है, तो 18 में 10 को। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, तो वो होगा नीलगिरी। तो इस नीलगिरी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में बनाया गया था। तो कभी पूछा जाए कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब बना था, तो 1986 में। अब इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर। तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। बल्कि ये है किस राज्य में, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किन के राज्यों में है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, लेकिन मुख्य रूप से ये है तमिलनाडु में। अब देखिएगा भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, जिसमें 10 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में जोड़ा है। इसमें सबसे पहले यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में नीलगिरी जैव मंडल को जोड़ा गया। तो यूनेस्को की सूची में इसे कब जोड़ा गया, तो 2000 ईस्वी सन में। अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी सबसे बड़ा कौन है, तो वह है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी को आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया, तो 1989 में। इसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर। तो जितना क्षेत्रफल मन्नार की खाड़ी का है उतना क्षेत्रफल 18 में से, इसको छोड़कर 18 में से और किसी का नहीं है। अब देखिएगा ये मन्नार की खाड़ी है वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो अगर पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी किन दो राज्यों के बीच में है, तो वो भारत और श्रीलंका होगा। अगर पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। और इस मन्नार की खाड़ी को भी यूनेस्को की सूची में जोड़ दिया गया है। तो इसे जोड़ा गया है 2001 में। तो नीलगिरी की पर्वत को 2000 में और मन्नार की खाड़ी को 2001 में। मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय पाया जाता है, समुद्री गाय। भारत में सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू सैखोवा। वो हो गया डिब्रू सैखोवा। अब डिब्रू सैखोवा जो है उसे आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया, तो 1997 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 765 वर्ग किलोमीटर। राज्य का नाम पूछा जाए तो असम, और नदी का नाम पूछा जाए कि डिब्रू सैखोवा जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो किस नदी की गोद में है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। यूनेस्को की सूची में से सब कब शामिल किया गया, तो देखिएगा इसे यूनेस्को का सूची में शामिल नहीं किया गया है। अब देखिएगा भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें 10 को ही यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में जोड़ा है। तो 10 को जोड़ेगा तो 8 तो ऐसे ही बच रहा है, यानी 8 को अब तक नहीं जोड़ा गया है। उसमें डिब्रू सैखोवा भी है। तो डिब्रू सैखोवा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में नहीं जोड़ा है। अब देखिएगा भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नई दिल्ली जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां एक भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जगहों पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यानी हमारे बिहार में एक भी नहीं, यूपी में एक भी नहीं, झारखंड में एक भी नहीं, नई दिल्ली में एक भी नहीं, लेकिन तमिलनाडु में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो क्या और भी कोई ऐसे राज्य हैं जहां तमिलनाडु से ज्यादा है? कहीं नहीं। तो सबसे अधिक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। अब देखिएगा तमिलनाडु में कौन कौन है। नीलगिरी, दूसरा में मन्नार और तीसरा में है अगस्त्या मलाई। तो ये तमिलनाडु के 3 आरक्षित क्षेत्र है।